हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है और आज एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए आज एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है। डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट द सेकंड पार्ट। सबसे पहली बात तो कह रहा है कि 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो किसको डिवाइड करना है हमें? 150 को कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो मैं यहां पर इस तरह से फिगर के थ्रू बता देता हूं, तो आप लोग अपना वेरिएबल मान के लैंग्वेज लिख लीजिएगा। 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और सच दैट कह रहा है, और इस तरह से डिवाइड करना है दैट द सेकंड नंबर इज 5/6 द फर्स्ट। जो सेकंड नंबर है वो पहली नंबर का 5/6 होगी। तो सेकंड नंबर होगी तो पहली बात तो पहली नंबर को मानना पड़ेगा। हमने मान लिया फर्स्ट नंबर क्या है? x है। तो सेकंड पार्ट पहली नंबर का 5/6 हो गई। तो सेकंड पार्ट पहली नंबर का 5/6 हो गई। फिर क्या कह रहा है? एंड द थर्ड नंबर इज 4/5 द सेकंड। एंड द थर्ड नंबर इज 4/5। तो 4/5 लिख दिया। और सेकंड नंबर ये पूरी है, तो सेकंड नंबर यहां पर पूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 5/6 इंटू x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है इसमें? तो बस इसमें निकालना है कि तीनों नंबर कौन सी होंगी। तो पहली बात तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है? x, ये क्या हो जाएगा? 5x/6। और यहां पर ये 5 कैंसिल आउट, 2 से काटा तो 2, यहां पर आएगा 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2x/3। अब यहां पर देखिए 3 नंबर तो है लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 1। तो हमारी एक ही इक्वेशन बनेगी, और लेकिन आंसर कितने आएंगे? 3 आंसर आएंगे। 1 2 3। मतलब पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, यहां पर रखेंगे तो सेकंड नंबर, एंड यहां पर रखेंगे तो थर्ड नंबर। अब ये इक्वेशन बनेगी कैसे? आपने देखा कि ये 150 से ही बनी, मतलब कि अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? हम 50 मिल जाएगा ना। तो बस यही आपको करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स। अब यहां पर 4500 को डिवाइड करने को कह दिया। डिवाइड करने का मतलब 2 हिस्सों में बांटना है, हमको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करना। तो सबसे पहली बात हम इसका फर्स्ट पार्ट क्या मान लेते हैं? x, और सेकंड पार्ट अगर आप y मानेंगे तो यहां पर फिर आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इससे अच्छा अगर एक पार्ट इससे x निकाल दिया गया तो जो सेकंड पार्ट बचेगा वो 4500 माइनस x बचेगा, है कि नहीं? अगर फर्स्ट पार्ट x होगा तो सेकंड पार्ट इससे x निकाल देंगे, वही तो बचेगा। तो मतलब कि फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। अब आपको सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है और उस एक इक्वेशन को बनाने के बाद फिर आप x में वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर जो आपने वेरिएबल सपोज किया है, जो वेरिएबल सेकंड पार्ट माना है, उसमें आपने इसका यूज कर लिया। तो इसका मतलब आपको अब इक्वेशन कुछ और बनाने के लिए गिवन रहेगा। और वो क्या गिवन है इसमें? कह रहा है सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। 5% वाला चैप्टर पहले भी बताया है, परसेंट आ जाए तो तुरंत अपॉन में 100 कर दिया। 5% कंप्लीट हो गया ऑफ द फर्स्ट पार्ट लिख दिया। फिर क्या कह रहा है? इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 10%, तो मतलब कि 10/100 ऑफ द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट आपको यहां पर पूरा की पूरा उतारना पड़ेगा। उतार दिया। अब आप चाहे तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, काट के, कुछ भी करके आपको सिर्फ ये इक्वेशन जो गिवन है इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। यहां पर देखिए नीचे 100 लिखा है और यहां पर भी देखिए नीचे 100 लिखा है। ये जो 100 10/100 ये इस पूरे नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और ये भी इस पूरे नंबर के डिवाइड में लिखा हुआ है। या तो कह सकते हैं कि यहां पर 100 LHS में जितनी भी न्यूमरेटर में नंबर उसके डिवाइड में है, और यहां पर ये वाला 100 RHS में जितने भी नंबर है उनके डिवाइड में। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि आप चाहे तो इस तरह से 100 कैंसिल भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये 100 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप उस टाइम को, उस स्टेप को कॉपी में नोट डाउन करने से बचने के लिए आप इसको चाहे तो यहां पर कैंसिल आउट करके शो कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी करिएगा जब आपको 100% कॉन्फिडेंट हो।
अब यहाँ पर इसको कुछ सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा है 5x, तो ये 5x होगा, इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 45,000 और माइनस 10x, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 इधर आएगा, बचा 15x, इधर आ गया 15x हो गया, 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 से डिवाइड कर, तो 15 3 या 45 और 3000, तो एक आंसर 3000 आ जाएगा, मतलब कि एक x की वैल्यू आ गई 3000 और फिर उसके बाद 4500 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। आगे सबको समझ में, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। यहां पर दो लोग हैं, एक राखी की मां है और एक राखी है। तो हम मान लेते हैं राखी की जो मदर है उनकी एज m ईयर है, और जो m ईयर है या m ईयर्स है ये प्रेजेंट एज हमेशा मानिएगा, तो आपको क्वेश्चन हमेशा सही आएगा। और राखी की प्रेजेंट एज r ईयर्स। ठीक, अब यहां पर एक्स वाई क्यों नहीं माना, आपको पता होगा, बताया था कि अगर एक्स वाई मान लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्यूशन होने के बाद फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है उसमें डाउट रहता है कि वो राखी की एज है कि राखी की मदर की एज है। इस वजह से एम की वैल्यू आएगी तो वो कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि ये राखी की मदर की एज है, और आर अगर आएगा तो ये राखी की एज है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, अब इक्वेशन यहीं से बनाने लगेंगे और माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि 2 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल मान लिया हमने। कह रहा राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की मदर जो है इक्वल हो गया, ये राखी जितनी है उसका 4 टाइम्स है, मतलब कि 4 गुना है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहां से m इज इक्वल टू 4r, और ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद का मतलब उसकी मदर की एज भी 5 साल बढ़ गई और राखी की भी एज 5 ईयर्स बढ़ गई। फिर क्या कह रहा है यहां पर, 5 साल बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स। 5 साल बाद वो अपनी मदर की 3 गुना हो जाती है, मतलब कि वो अपनी मदर की नहीं, मदर उसकी 3 गुना हो जाती है। तो m प्लस 5 इज इक्वल टू 3 होल ऑफ में ब्रैकेट में r प्लस 5। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब कि हमको m और r की ओनली वैल्यू निकालनी। अब यहां पर भी आप सब्स्टिट्यूशन रूल लगा सकते हैं, m की जगह 4r लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। m की जगह आ जाएगा 4r प्लस 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो 3r प्लस 15। सॉल्व हो रहा है, एक लाइन में सॉल्व हुआ जा रहा है तो कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा r इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक, और फिर r 10 ईयर्स मतलब राखी 10 साल की है, तो मदर की जो एज है वो 4 टाइम्स है, तो मतलब कि क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ये दोनों की एज आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में 3 लोग हैं, एक मोनू है, मोनू के फादर है और मोनू के ग्रैंडफादर है, तो तीनों की एज मान लेते हैं। ये m जो होगी वो मोनू की एज हो जाएगी, फिर f जो होगी वो मोनू के फादर की हो जाएगी, और g जो होगी वो मोनू के ग्रैंडफादर की हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहे हैं मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर। जो मोनू के फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, ठीक। फिर उसके बाद एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू, और जो उसके फादर हैं वो मोनू से 29 साल बड़े भी हैं। मतलब कहने का कि मोनू के फादर ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं और मोनू से 29 साल बड़े हैं, तो इस वजह से यहां पर दोनों फादर की इक्वेशन बना दी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एज। अब देखिए ये सोचने वाली बात है कि यहां पर 3 वेरिएबल माना तो 3 इक्वेशन बनेगी। अभी ये पहली इक्वेशन जो फादर और ग्रैंडफादर के बीच में, दूसरी फादर और मोनू के बीच में, अब जो तीसरी रहेगी वो या तो मोनू और ग्रैंडफादर की रहेगी और या तो तीनों की मिलाकर रहेगी, ठीक। तभी हमारी इक्वेशन जो होगी उससे इस तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके लिए क्या दिया गया इसमें देखिए, कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स। तीनों की जो एज है उसका सम, तो सम का मतलब तीनों की एज प्लस किए देते हैं, तो m प्लस f प्लस g इज इक्वल टू 185 हो गया। अब यहां पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल लगा सकते हैं। क्या कह रहा है यहां पर f इज इक्वल टू g माइनस 26,
रख सकते हैं ना, लेकिन मेरा मन है कि एफ की जगह ऐसी वैल्यू रखी जाए जिसमें मोनो आ जाए। तो एक बार मोनो की पता चल जाएगी तो फिर बाकी सबकी पता चल जाएगी। तो यहां पर रखते हैं, मोनो को वैसे ही रखे रहिए, फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए, फिर फादर की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखिए जिसमें ग्रैंडफादर नहीं, जिसमें मोनो हो। मतलब कि हमको पूरी इक्वेशन को मोनो वाली इक्वेशन में चेंज कर लेना है। तो एफ को मोनो से सब्स्टिट्यूट करिए, तो एफ की जगह m प्लस 29, ये एफ की जगह हो गया, फिर प्लस लिखा तो प्लस। फिर ग्रैंडफादर की बात है, ग्रैंडफादर के लिए हमको जी की वैल्यू यहां से मिलेगी, जी की वैल्यू यहां से कब मिलेगी, जब ये 26 ट्रांसपोज होकर वहां जाएगा, तो मतलब जी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ प्लस 26। तो जी की जगह क्या आ जाएगा, एफ प्लस 26 इक्वल 185, तो 185। अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी क्योंकि मोनू मोनू है और एक फादर है, तो फादर को हमको फिर से एक और लास्ट टाइम सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो f की जगह फिर मैं लिख सकता हूं क्या, m प्लस 29, तो बाकी उसी तरह आ जाएगा, m प्लस m की जगह m प्लस 29 और प्लस 26 है तो 26 इक्वल 185 है तो इक्वल 185। अब देखिए पूरी जो इक्वेशन है वो केवल एक वेरिएबल में चेंज हो गई। इसको सॉल्व कर दीजिए और जो आंसर आ जाएगा वो किसकी एज आएगी, मोनो की एज आएगी। और जैसे ही मोनो की एज आ जाए उस एज को आप यहां पर पुट कर दीजिएगा, उसके फादर की एज आ जाएगी। फिर जैसे ही फादर की एज आ जाए तो उसको आप यहां पुट कर दीजिएगा, तो उससे उसके ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। अब फिर देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी एज प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ए मैन इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। मतलब कि एक कोई व्यक्ति है वो अपने ग्रैंडसन से, तो ग्रैंडसन यहां पर लिखने के लिए आप GS भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल मान लीजिए। क्योंकि यहां पर अगर मैंने m मान लिया, पीछे देखिए जैसे g जो माना था वो मैंने ग्रैंडफादर के लिए माना था, अब यहां पर आप उस g को ग्रैंडसन के लिए मान लीजिए। तो m मैन हो गया और g उसका ग्रैंडसन हो गया। और कह रहा है कि जो मैन है वो अपने ग्रैंडसन का 10 टाइम्स है, मतलब कि 10 गुना है, तो 10g हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। वो अगर गुने में बात की जाए तो 10 गुना है, और अगर एज में बात की जाए मतलब कि कितने साल बड़ा है, तो वही जो मैन है वो अपने ग्रैंडसन से 54 साल बड़ा भी है। और बस आपको m की जगह क्या रखना है, 10g रखना है। 10g में g सब्ट्रैक्ट होगा तो 9g, g इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एज प्रॉब्लम है, वो भी पहले की तरह ही है। उसमें 15 इयर्स एगो कह रहा है, तो आप जो कजिन की एज मानिएगा उसमें 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर इक्वेशन बनाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक हिरण का झुंड है, उस झुंड में उसका आधा, हाफ ऑफ द, पूरा क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड या हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सबसे पहले तो यहां पर मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, तो मान लिया नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, x है, और जितने डियर हैं उसके आधे कहां हैं, फील्ड में है। तो यहां पर हमने लिख लिया फील्ड, और फील्ड में कितने हैं, उसके आधे, मतलब कि जितने हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने जो डियर हैं वो कहां है, फील्ड में है। फिर उसके बाद कह रहा है एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। ये जो रिमेनिंग पार्ट कह दिया ना, तो इसने थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो अच्छा बना दिया। रिमेनिंग का मतलब बचे हुए का मतलब जितने फील्ड में हैं उनको हटा दे पूरे में से। तो सबसे पहले तो आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, तो रिमेनिंग डियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन 2। टोटल इतने थे, इसमें से जितने फील्ड में थे उनको माइनस करना पड़ेगा, तो खैर आ तो उतना ही रहा है x अपॉन 2, लेकिन फिर भी आपको निकालना पड़ेगा। अब इतने जो डियर बचे हैं, अब इसके लिए कह रहा है तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। खेल कितने रहे हैं, जितने बचे हैं उसका 3/4, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्लेइंग, और प्लेइंग में क्या आ जाएगा, इक्वल में जितने बचे हैं, बचे x अपॉन 2 है, उसका 3/4 का मतलब मल्टीप्लाई में 3 अपॉन 4, तो टोटल कितने जो डियर हैं वो खेल है 3x अपॉन 8d। फिर उसके बाद कह रहा है द रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर, और फिर बचे हुए जितने हैं उतने पानी पी रहे हैं।
तो मतलब कि अब इतने आप ध्यान देंगे तो इतने खेत में है, तो यहां से लिखते चलते हैं x/2 जितने थे वो फील्ड में थे, प्लस जितने खेल रहे हैं उसको लिख दिया, इतने हो गए। और फिर अब उसने कह दिया कि बचे कितने, मतलब कि अब जो बचे हैं वो ओनली कितने बचे हैं, 9 बचे हैं, मतलब कि ये सब हो गए। तो सब जब आपस में मिल जाएंगे तो मतलब कि टोटल x ही तो बन जाएगा, मतलब कितने थे, x थे, इस वजह से सबको इक्वल में लिख दिया, इनको प्लस कर दिया, इसको इक्वल में लिख दिया, और ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझको लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, और वो भी अच्छा चैप्टर है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप यहां तक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपके पास अगर कोई और अदर बुक्स हो उसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो तो उनमें वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाकर फिर उसको सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा।